उत्तर प्रदेश में छठे चरण का मतदान हो चुका है। उत्तर प्रदेश के 10 जनपदों की 57 विधानसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग हो चुकी है। साथ ही उत्तर प्रदेश के छठे चरण में 10 जनपदों की 57 जिन विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ है वो पूर्वांचल में काफ़ी अहम माना जाता है, क्योंकि इस बार अभी मैदान में उतरे हैं। गोरखपुर की अगर बात करें तो गोरखपुर के सदर विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रत्याशी थे, तो वहीं कुशीनगर से स्वामी प्रसाद मौर्य प्रत्याशी थे। तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल में इस बार जो तमाम दिग्गज नेता हैं चुनावी मैदान में उतरे थे। हालांकि सभी जो प्रत्याशी हैं उनका यही दावा है कि हम काफ़ी संख्या में इस बार जीत दर्ज कर रहे हैं, लेकिन जो चुनाव छठे चरण का हुआ है उसमें कहीं ना कहीं जो ईवीएम की खराबी के चलते काफ़ी देर तक चुनाव प्रभावित रहा है। कहीं कहीं दोबारा जो है चुनाव करवाना पड़ गया। इस तरीके से कई तमाम जो आज के छठे चरण मतदान में लेकर समस्याएं देखने को मिली, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे शांति ढंग से छठे चरण का मतदान संपन्न हो गया। यूपी के छठे चरण के मतदान के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अपना वोट डाला। सीएम योगी ने गोरखपुर के प्राथमिक विद्यालय में अपना वोट डाला। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के आविर्भाव विकास के लिए मतदान अवश्य करें। इस चरण के मतदान में मुख्यमंत्री योगी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत कई प्रमुख दिग्गजों की भाग्य का फैसला होना है। आपको बता दें, इस चरण में योगी सरकार के 5 मंत्रियों की चुनावी किस्मत ईवीएम में कैद हुई। इस चरण में कुल 676 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, इसमें से 76 महिलाएं शामिल थी। इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 2.15 करोड़ मतदाताओं ने तय किया, जिसका फैसला 10 मार्च को होगा। छठे चरण का मतदान अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बलिया जिले में हुआ। आपको बता दें, इस चरण में कुल 57 सीटों पर मतदान हुआ। बात 2017 की करें तो बीजेपी ने साल 2017 में 46 सीटों पर जीत दर्ज कर रही थी, वहीं जबकि बसपा ने 5 और सपा ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें चरण का सियासी संग्राम अब पूर्वांचल पहुंच गया है। अंत भला तो सब भला, इसी राह पर चलते हुए सभी पार्टियों के दिग्गज अब पूर्वांचल के मैदान पर उतर पड़े हैं। आज उत्तर प्रदेश में छठे चरण पर मतदान हुए, तो वही 7वें और आखिरी चरण पर मतदान 7 मार्च को होंगे। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जौनपुर की जनसभा को संबोधित किया और सपा और बसपा पर जमकर निशाना साधा। इसी बीच अमित शाह ने यह भी दावा किया कि 5वें चरण के चुनाव में बीजेपी ने बहुमत हासिल कर ली है। सपा और बसपा का सुपड़ा साफ हो गया है। इसी के साथ ही छठे और 7वें चरण में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की जनता 300 पार की लड़ाई लड़ेगी। बीजेपी उत्तर प्रदेश में 300 सीटें पार करने वाली है। सपा बसपा पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा, अखिलेश बाबू, आपके समय में मऊ में 7-7 महीने कर्फ्यू रहा था, दंगे होते थे। बीजेपी सरकार की 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। एक बार और बीजेपी की सरकार बना दो, 5 साल तो क्या 10 साल तक दंगा करने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। सपा बसपा कांग्रेस ने पिछड़ा समाज के लिए आज तक कुछ नहीं किया। शाह ने आगे कहा, आज अतीक अहमद, आजम खान, मुख्तार अंसारी जेल में है। उत्तर प्रदेश में चुनाव के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी जारी है, लेकिन खास बात ये देखना 10 मार्च को होगा कि आखिर उत्तर प्रदेश की सत्ता का ताज किसके सर सजता है। देश भर में कोरोना के मामलों में गिरावट आने के बाद आज फिर से 24 घंटे में कोरोना के 6000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अगर कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए, जिससे देश में एक्टिव केसों की संख्या घटकर 85,000 के करीब पहुंच गई। महामारी की शुरुआत में अब तक 4,29,00,000 मामले सामने आ चुके हैं और 5,14,000 से ज्यादा मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं स्वस्थ होने वाले कुल मरीजों की संख्या 4,23,00,000 पहुँच गई है। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 232 नए मामले सामने आए हैं और 4 मरीजों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार लगातार कोरोना से लड़ने में सार्थक कदम उठा रही है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की दूसरे दिन की कार्यवाही में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में कई मुद्दों पर तीखी नोकझोंक हुई। सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई, जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष के कई विधायकों ने सवाल रखे, जिनके जवाब संबंधित मंत्रियों ने दिए। इसके बाद सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत बीजेपी के विधायक महिपाल ढांडा ने की। ढांडा ने इस दौरान पूर्व की सरकार में हुए कामकाज को लेकर सवाल खड़े किए। इसके बाद कांग्रेस के विधायक रघुवीर सिंह काद्यान ने भी
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान ये कहा कि ये केवल भाषण साबित हुआ है। साथ ही काद्यान ने प्रदेश में भ्रष्टाचार और अन्य मामलों को लेकर सरकार को घेरा। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बाद सदन में आवारा और बेसहारा पशुओं को लेकर लाए गए प्राइवेट मेंबर बिल पर चर्चा हुई। इस बिल पर चर्चा के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल ने जवाब दिया। विपक्ष ने सरकार के जवाब से असंतुष्टि जाहिर की है। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण पर जो बात की है वो साफ है कि विपक्ष को विपक्ष में होने के नाते असंतुष्टि ही जाहिर करनी है। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री ने तमाम मुद्दों पर विपक्ष पर निशाना साधा है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तल्खी भरा रहा है। इसी तरह शुक्रवार को तीसरे दिन की कार्रवाई में भी कई मुद्दों पर जोरदार हंगामे के आसार रहेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का आज छठा दिन है। ऐसे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में यूक्रेन के मामले में अपना वक्तव्य देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश के यूक्रेन के साथ साथ पड़ोसी देशों में 249 छात्र फंसे हुए हैं। वहीं 198 लोगों को भारत अपने वतन वापस लाया गया है। वहीं खार्किव में हिमाचल प्रदेश के 53 लोग फंसे हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकार लगातार बच्चों के अभिभावकों से संपर्क कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार से भी अपील की है कि जल्द से जल्द बच्चों को भारत अपने वतन वापस लाया जाए। भारत सरकार का गंगा ऑपरेशन लगातार जारी है, जिसके चलते यूक्रेन में जो भारतीय छात्र फंसे हुए हैं उनको भारत लाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी के चलते आज कुछ छात्र चंडीगढ़ भी पहुंचे हैं और वहां से लौटने के बाद उन्होंने अपना वहां का दुख बयां करा कि किस तरीके से वहां पर हालात बने हुए हैं और कैसे उन लोगों ने वहां पर दिन बिताए हैं। और इसी के साथ उन्होंने भारत सरकार का भी धन्यवाद किया है कि जिसके चलते आज वह जल्द ही अपने घर वापस लौट पाए हैं। और इसी के साथ घर पर भी एक खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। 3 महीने पहले रतिया के गांव लाली से MBBS की पढ़ाई करने गए यूक्रेन में छात्र राजन कंबोज आज भारी दिक्कतों में फंसे हुए हैं। रूस व यूक्रेन में छिड़े युद्ध के दौरान राजन इस वक्त खारिका में फंसे हुए हैं और भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि पीड़ित परिवार भी सिरसा लोकसभा क्षेत्र की सांसद सुनीता दुग्गल से गुहार लगा रहा है कि केंद्र की मार्फत जल्द उनके बेटे को यूक्रेन से वापस लाया जाए। रूस व यूक्रेन के मध्य चल रहे युद्ध के कारण वहां भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, जिसको लेकर के उनके परिजन आशंकित थे। भारत सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, जिसको लेकर के छात्र वहां से वापसी कर रहे हैं। पेहवा की साक्षी सिंगला जो कल यूक्रेन से लौटी है, उसके पहुंचने पर उसके परिजनों में खुशी का माहौल है। साक्षी सिंगला ने बताया कि सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके कारण यह भारत आना संभव हो पाया है। उसके परिजनों ने सरकार का इसके लिए धन्यवाद किया है और प्रार्थना की है कि जो अन्य छात्र वहां पर फंसे हुए हैं उनको भी लाने के प्रयास किए जाएं। यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों के परिजनों से जिला प्रशासन लगातार संपर्क बनाए हुए है। जिला कुरुक्षेत्र से करीब 116 छात्र यूक्रेन पढ़ाई के लिए गए हुए थे, लेकिन करीब 34 छात्र सकुशल अपने घर वापसी यूक्रेन से कर चुके हैं। रूस और यूक्रेन के युद्ध में फंसे जिला कुरुक्षेत्र के 116 छात्रों के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास करता रहा है। जिला उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया है कि वह लगातार उच्च अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए हैं ताकि कुरुक्षेत्र जिले के और बचे हुए छात्र यूक्रेन से सकुशल अपने घर वापसी कर सकें। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने आज 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी है। आपको बता दें, परीक्षार्थी काफ़ी दिनों से इंतज़ार में थे क्योंकि कोरोना के कारण कक्षाएं नहीं लग पाई थी। इसके कारण पिछली बार जिस प्रकार से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने बिना एग्ज़ाम के ही सभी को पास कर दिया था, लेकिन अब की बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने ऑफलाइन परीक्षाएं लेने का निर्णय लिया है और इसके तहत आज परीक्षाओं की तिथियाँ जो हैं वो घोषित कर दी हैं। आपको बता दें कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने कहा है कि 12वीं की परीक्षाएँ
30 तारीख से होंगी, वहीं 10वीं की परीक्षाएं 31 तारीख से आयोजित की जाएंगी। ये परीक्षाएं अप्रैल महीने तक चलेंगी और परीक्षार्थियों को कोविड के नियमों का भी पालन करना होगा। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। एनसीआर इलाकों में 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ी व 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद आज शहर भर में टैक्सी संचालकों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। टैक्सी संचालकों ने आज पूरे शहर में प्रदर्शन किया और उसके बाद डीसी के मार्फत सीएम को एक ज्ञापन सौंपा। गाड़ी संचालकों का कहना है कि सीएम द्वारा पूर्व में ही घोषणा की गई थी कि गुड़गांव को छोड़कर अन्य एनसीआर इलाकों में ये नियम लागू नहीं होगा, लेकिन सीएम द्वारा अब तक कोई लिखित में ये फैसला नहीं दिया गया। गाड़ी संचालकों का कहना है कि अगर सरकार जल्द ही इस तरह का फैसला वापस नहीं लेती है तो उनके परिवार भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। अब देखना ये होगा कि जो संचालकों ने जो आज अपना प्रदर्शन किया है, इसको लेकर प्रदेश सरकार क्या संज्ञान लेती है। 23 फरवरी को डीपीएस स्कूल के छात्र द्वारा की गई खुदकुशी के मामले की जांच के लिए डीसीपी सेंट्रल की मॉनिटरिंग और एसीपी सेंट्रल के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें थाना प्रभारी बीपीटीपी फरीदाबाद, महिला थाना सेंट्रल और बीपीटीपी में तैनात अनुसंधान अधिकारी, एएसआई, बाल कल्याण समिति अधिकारी सहित थाने में तैनात बाल कल्याण समिति के अधिकारी भी जांच के दौरान उपलब्ध रहेंगे। इस मामले में गठित एसआईटी सभी वैज्ञानिक पहलुओं व अन्य साक्ष्यों के आधार पर गहनता से अभियोग का नियम अनुसार अनुसंधान करते हुए पीड़ित को जल्द न्याय दिलवाने के लिए इस मामले का जल्द से जल्द निपटारा करेंगे। बता दें, इस मामले में कार्रवाई करते हुए फरीदाबाद पुलिस ने डीपीएस फरीदाबाद की एकेडमिक हेड को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, तो थाना बीपीटीपी फरीदाबाद पुलिस द्वारा लिखाई के मिलान के लिए छात्र द्वारा लिखी गई डायरी एवं स्कूल से बच्चे के हाथ से लिखे गए डॉक्यूमेंट हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास भेज दिए हैं। कलानौर में सफाई कर्मचारियों की भूख हड़ताल का आज दूसरा दिन है। सफाई कर्मचारियों की मांग है कि सरकार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे, समान काम समान वेतन दे, वह ठेका प्रथा बंद कर इत्यादि मांगों को पूरा करे। सफाई कर्मचारी 6 मार्च को हिसार में स्थानीय निकाय मंत्री के आवास का घेराव करने की बात भी कह रहे हैं। वहीं सफाई कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना काल में उन्हें कोरियर वॉरियर का दर्जा दिया गया, उन्होंने अव्वल दर्जा काम भी किया। अब उनकी मांगों को सरकार पूरा करने से पीछे हटते क्यों नजर आ रही है। यमुनानगर में बदमाशों के हौसले बुलंद। आज दिन दिहाड़े जहां एक ज्वेलर की दुकान में बदमाशों ने लूटपाट की, तो वहीं जाते हुए ज्वेलर को गोली भी मार दी। और इस घटना के बाद जहां ज्वेलर को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, तो वहीं पुलिस और क्राइम यूनिट्स की कई टीमें मौके पर पहुंची और उन्होंने जांच शुरू कर दी। वहीं आपको बता दें कि इस घटना की तस्वीरें दुकान के अंदर गन पॉइंट पर लूटपाट करते हुए जो 3 नकाबपोश बदमाश नजर आ रहे हैं, उनकी तस्वीरें दुकान के अंदर की जो सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैद हुई हैं। वहीं उन्होंने इस घटना को अंजाम देने के बाद जो वहां से पैदल भागते हुए वहां से निकले, क्योंकि जिस बाइक पर सवार होकर वो तीनों आए थे, उनकी वो बाइक घटना के बाद स्टार्ट नहीं हुई, जिसके बाद वो वहां से भागे और उन्होंने वहां से गुजर रहे एक बुजुर्ग की बाइक को जो है गन पॉइंट पर छीना और उस पर वो तीनों फरार हो गए। और ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैद हुई हैं। वहीं घटना के बाद यमुनानगर के एसपी कमलदीप गोयल और कई क्राइम यूनिट्स मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, तो वहीं कई जगह पर नाकाबंदी भी की गई। वहीं पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर हम बात करें इस घटना के बाद से आसपास और व्यापारी वर्ग में दहशत का माहौल है। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की घटनाएं पुलिस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। वहीं पुलिस का यह दावा है कि जल्द ही जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब देखना होगा कि इस घटना के बाद कब तक ये आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचते हैं। फिलहाल पुलिस की कई टीमें इस मामले के अंदर जांच कर रही हैं और इस घटना के बाद से दहशत का माहौल पूरे इलाके में है। साइबर सिटी गुरुग्राम के बजगेड़ा थाना क्षेत्र में फ्लाईओवर के पास एक कटा हुआ हाथ पुलिस को बरामद हुआ है, जिस पर टैटू छपा हुआ है। फिलहाल पुलिस कई एंगल से जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि देर रात किसी अज्ञात व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौत बताई जा रही है, जिसके बाद ये कटा हुआ हाथ जानवर खींचकर फ्लाईओवर के पास ले आए और जिसके बाद जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि जीआरपी भी रात भर सर्च ऑपरेशन करती रही। फिलहाल जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि ये सब किसका था, ये कटा हुआ हाथ किस व्यक्ति का था। ये जांच के बाद ही पुलिस साफ कर पाएगी। फिलहाल तो पुलिस जांच में जुट गई है।
इंद्री हलके के गांव बादसों में एक नशे के आदि पुत्र ने अपने पिता की डंडे मार करके हत्या कर दी। इस घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को लगी, पुलिस ने मौके पर पहुंच करके शव कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए उसे करनाल भेज दिया है। पुलिस ने एफएसएल टीम को भी बुलाया, जहां पर उन्होंने पूरे साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस का कहना है कि उन्हें घटना की सूचना मिली थी और घटना की सूचना मिलने के बाद वह यहाँ मौके पर पहुँचे हैं, जहाँ पर एक बुजुर्ग की हत्या की गई है। उसके सिर में डंडों से और अन्य चीज़ों से वार करके उसकी हत्या की गई है। सीधा शक उसके पुत्र पर जा रहा है। अभी वह फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने कहा कि बयानों के आधार पर केस को दर्ज किया जाएगा। दर्ज करने के बाद जो भी आरोपी होगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी आरोपी फरार है। करनाल के सेक्टर 32 में देर रात झोपड़ियों में लगी आग। 12 से 15 झोपड़ियां जलकर हुई राख और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारण फिलहाल जो बताया जा रहा है कि कहीं मोमबत्ती या अंगीठी से आग लगी है, क्योंकि बिजली वहां पर नहीं है। बिजली चोरी की या बिजली शॉर्ट सर्किट की बात वहां पर सामने नहीं आई। तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी आज मौके पर पहुंचे, उन्होंने जायजा लिया। इसके साथ अगर बात की जाए तो झोपड़ियों में उन गरीब परिवारों का जो सामान रखा हुआ था, गहने थे, गट्टे थे, जहाँ कैश था, वो भी जलकर राख हो चुका है। और इसके साथ जो उनके खाने पीने की तमाम चीजें थी, जरूरी चीजें थी, बिस्तर थे, जहाँ बर्तन थे, वो भी जल चुके हैं। और उनके लेकर कहीं ना कहीं अगर बात कीजिए, प्रशासन अधिकारी भी आज मौके पर प्रशासन अधिकारियों ने कहा कि पूरा जायजा लिया जा रहा है। जायजे के दौरान जो भी इनका नुकसान हुआ है, कहीं ना कहीं उसकी भरपाई करवाने की जरूर कोशिश की जाएगी। इसके साथ सबसे बड़ी बात है कि निर्मल कुटिया ने ये बेड़ा साथ के साथ उठा लिया और उन्होंने जितने भी परिवार थे, जितनी भी झोपड़ी जली थी, उसको झोपड़ी बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। कहीं ना कहीं इस आग की वजह से जो गरीब परिवार थे, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले परिवार थे, वहां दिहाड़ी करते थे, आसपास के सेक्टर 32, 33 करनाल शहर के अंदर आके दिहाड़ी करते थे। उसके बाद अपना गुजर बसर करने के लिए वहां पर जाते थे। जो तमाम सामान था उनका जलकर राख हो गया है। और प्रशासन अधिकारियों का भी ये भी कहना है कि जायजा लेकर उनको मुआवजा भी दिलाया जाएगा। आपने सेवा, सहयोग और सुरक्षा के दावे करते हुए तो हमेशा देखा होगा, लेकिन आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो रेवाड़ी के भाड़ावास पुलिस चौकी की है। यहाँ पुलिस 2 युवकों को रात को बुरी तरह बेरहमी से लाठी डंडों से, लात घूंसों से पीट रही है। दोनों युवकों पर आरोप था कि दोनों युवक एक पुलिसकर्मी से लूटपाट कर फरार हो गए थे। पुलिस ने इसको खोज निकाला और खोज कर जो है चौकी ले आई और रात के अंधेरे में इनकी जमकर पिटाई की। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। रोहतक जिले के रिटोली गांव में कल 2 युवकों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। रिटोली गांव का ही रहने वाला रविंदर कल गांव के ही बैंक में पैसे जमा करवाने के लिए जा रहा था, तभी उसी के गांव के सन्नी और कालू ने उन पर दनादन गोलियां बरसा दी और वहीं रविंदर को 3 गोलियां लगी। रविंदर का बीच बचाव करने आए गांव के ही राजेंद्र को भी वहीं गोली लगी और गोली लगने से राजेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं रविंदर को इलाज के लिए पीजीआई लाया गया। वहीं इलाज के दौरान रविंदर ने दम तोड़ दिया। पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची, जांच में जुटी और मामला दर्ज किया गया। परिजनों का कहना है कि पुलिस उन आरोपियों को बचाने में जुटी हुई है, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने उनके परिवार पर हमला किया था और उन पर कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। हालांकि अगर पहले मामला दर्ज होता तो आज ये घटना नहीं होती। पुलिस का कहना है कि 2 टीमें गठित कर दी हैं, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साइबर सिटी गुरुग्राम में बीती रात 3 बड़े हादसे सामने आए हैं, जिसमें पहले हादसे की बात करें तो गुरुग्राम के बजगेड़ा रेलवे फाटक के पास एक कटा हाथ मिलने से लोगों में सनसनी फैल गई। दरअसल बताया जा रहा है कि बीती रात किसी अज्ञात व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं दूसरे मामले की बात करें तो गोल्फ कोर्स रोड पर डीएलएफ फेज 1 के थाना क्षेत्र के अंतर्गत कल रात तेज रफ्तार कार ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसमें इलाज के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं तीसरे बड़े हादसे की बात करें तो बिलासपुर में देर रात 5 लोग अपनी गाड़ी में सवार होकर जा रहे थे। उसी दौरान ट्रक में टक्कर लगने से 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल आपको बता दें कि इसमें खास बात यह है कि इन 5 लोगों में एक व्यक्ति ऐसा था जिसकी 17 मार्च को
शादी होने वाली थी। काफी दुखदायी हादसा है कि बीती रात में 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी।